नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ रहे हैं। एक सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूं जिसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक के सारे अनुच्छेदों को मैं आपको बता रहा हूं। इससे क्या होगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 7 से 8 वीडियो होगा। इसमें सारे अनुच्छेद आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि भैया किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किस अनुच्छेद के तहत है, या फिर प्रश्न आता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इन तमाम प्रश्नों को आप यहां सीखेंगे। बाकी डिटेल के लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कराता ही हूं। तो चलिए, इससे पहले हमने अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 241 तक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जा रहा था वो सीखा था। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहां अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे तमाम प्रश्न आपको इसमें दिखाई देंगे जो आप आज तक नहीं जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 214 से। देखिए, बार बार आप लोग का कमेंट आता है कि सर याद नहीं होता है। याद करने की कोशिश मत करिए। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि हूबहू हमको 395 के 95 याद हो जाए, तो डायरेक्ट याद नहीं होगा, लेकिन रिलेट करके चीजों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे मैं बताऊंगा। एक बार बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो बाद में आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल सर, शुरू करें। चलिए आइए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 क्या कह रहा है? जैसे 124 में आपने उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। 124 है ना, 124 में सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। 214 में आप उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। 124 यानी कि 1 2 4, तो आप क्या पढ़ रहे थे? 1 2 4 में आप सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय, और 2 1 4 यानी कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। बहुत ही इजी है। चलिए, एक तो हो गया क्लियर। तो अगर कभी पूछे कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो बताएंगे सर ये तो 214 में लिखा गया है। चलिए आते हैं 215। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। कहना क्या चाह रहे हैं सर? मैं क्या कहना चाह रहा हूं बता रहा हूं। उच्च न्यायालय जो है, जैसे कोई निर्णय देती है, फैसला देती है, तो उसके फैसले को आप बाकी अन्य न्यायालय में दिखा सकते हैं कि देखिए यह फैसला आया था, और जो वो फैसला होगा वह एक अभिलेख यानी एविडेंस के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप हवाला दे सकते हैं कि फला केस में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था, उसी के बेस पर मैं यहां भी यह निर्णय चाह रहा हूं, है ना। तो जो वहां के न्यायालय का जो आदेश है वो एक अभिलेख के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाकी अन्य न्यायालय इस्तेमाल कर सकती है हवाला दे करके। ओके, नोट कर लीजिए आप। तो कभी पूछता है कि अनुच्छेद 215 क्या बताता है, या हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो 215 अनुच्छेद में है। अच्छा, जरा कमेंट करिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 127, 129, 130, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप वीडियो पहले का देखे हैं तो बेशक आप कमेंट करेंगे। चलिए आते हैं अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। मतलब अब आप देखते हैं कि बहुत सारे नए राज्य का निर्माण हो जाता है। तो नए राज्य का निर्माण हुआ तो भैया वहां जरूरत है अब न्यायालय की, तो आप किसी राज्य में आप उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालयों का जो गठन है इसकी बात अनुच्छेद 216 में करी जाती है। बारीकी से चीजों को समझते चलेंगे। 214 भैया एक उच्च न्यायालय होगा,
215 भैया ये अभिलेख न्यायालय होगा। 216 ये जो उच्च न्यायालय होगा, इसका गठन जैसे किसी अन्य राज्य में उच्च न्यायालय का गठन करना है तो अनुच्छेद 216 का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 217, अब 216 तक तो आपने न्यायालय बना लिया, अब भैया उसमें न्यायाधीश भी तो रखेंगे। तो 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी शर्तें, है ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की जो शर्तें हैं कि भैया आप ये रहेंगे तो आप न्यायाधीश बन सकते हैं, तो ये सारी जो शर्तें हैं ना, यह अनुच्छेद कितने में, 217 में। नोट कर लीजिए आप। चलिए, मैं मान रहा हूं कि आप सब कुछ नोट करते चल रहे होंगे। तो 217 भी आपने जान लिया। देखिए 215 आप जान ही गए, 16 जान ही गए, 17 जान ही गए। आइए 218 की बात कर लेते हैं। 218 कहता है, देखिए जो आया है उसको जाना है, जो आया है उसको जाना है, यानी कि जब आपको नियुक्त किया गया है 17 में तो आप 18 में जाएंगे भी। तो न्यायाधीशों को हटाया जाना किस अनुच्छेद में है भाई, तो न्यायाधीशों को हटाया जाना जो है यह अनुच्छेद 218 18 में हटाया जाना है, ध्यान दीजिएगा। अब भाई ध्यान दीजिए 219 क्या कहता है, जरा समझिएगा। न्यायाधीश आप बने थे, आप हट भी गए, लेकिन आपने क्या शपथ लिया था, कहेंगे ले लेते हैं भाई, ले लेते हैं। तो आप 219 अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा जो शपथ लिया जाता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 219 में है। कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 219 में क्या है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय समझिएगा, एचसी जो लिखा हुआ है ना, एचसी जो लिखा है उसको हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय ही समझना है आपको। आइए, तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 219 के अंतर्गत। कहीं से कोई दिक्कत अगर, अच्छा देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट किए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। भाई कितनी छोटी आपकी समझ है, अगर ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आप फिर छोड़ दीजिए, मत करिए तैयारी, कुछ नहीं होगा आपसे। जब आपको डायरेक्ट जो वन लाइनर लिखा वो नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या समझेंगे, फिर कॉन्सेप्चुअल चीज आप कैसे समझेंगे। ये तो फैक्ट है, डायरेक्ट है ना, कि किस अनुच्छेद में क्या है। अगर यहां नहीं समझ रहे हैं तो फिर कहां समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे, छोड़ दीजिए तैयारी, समझने का प्रयास करिए। एक आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी बरदराज के बारे में, बहुत भोंदू आदमी था, बहुत भोंदू, लेकिन कितना तेजवान निकला। एक डायलॉग था, डायलॉग ही कह लीजिए, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। कुआं देखे है ना, जब कुआं में आप पानी खींचते हैं तो कुएं के किनारे पर देखिएगा कि रस्सी का निशान बना हुआ होता है। रस्सी कितना मुलायम होता है, कुआं जो पत्थर होता है वो कितना जटिल सख्त कठोर होता है, लेकिन फिर भी उस रस्सी से निशान बन जाता है। कैसे, बार बार अभ्यास करते करते। आप भी अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो बार बार अभ्यास करिए, बार बार चीजों को देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं अनुच्छेद 220 220। हाईकोर्ट के न्यायाधीश यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको अन्य न्यायालय में दलील पर रोक, मतलब देखिए सीधा सा है, मतलब जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं वो किसी अन्य न्यायालय में अपने से छोटे वाले में वो दलील नहीं दे सकते हैं। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो छोटे न्यायालय में नहीं देंगे दलील, अपने समकक्ष यानी कि दूसरे राज्य के हाईकोर्ट में वो दे सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में वो दे सकते हैं, लेकिन जो छोटे जो जिला न्यायालय है उनमें वो नहीं जाएंगे। तो अनुच्छेद 220 इसी बात को बतलाता है कि आप छोटे न्यायालय में दलील नहीं दे सकते। चले आइए अनुच्छेद 221। भैया जब हम सब कुछ कर ही रहे हैं तो हमको वेतन भी दीजिए, वेतन भी दीजिए। तो चलिए 221 अनुच्छेद के तहत न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। जी हां,
अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बतलाता है। बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल कराऊंगा, परेशान मत होइए, बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखने चाहिए। चलिए 222 अनुच्छेद पर आते हैं। किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, सॉरी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये हाई कोर्ट ही है, हाई कोर्ट और थोड़ा सा इसमें केंद्र शासित है, आगे बात करेंगे। तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, जैसे आप किसी दूसरे राज्य के न्यायाधीश हैं तो आपको कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है ना। वह अनुच्छेद कितने में है? 222, यानी कि 222 अनुच्छेद यही कहता है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण अन्य न्यायालय में किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख किसमें है? इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 222 में है। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 223 क्या कहता है? 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कभी आपने ऐसा सुना है ना कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, वो अगर अनुपस्थित हैं तो उनके बदले में कोई ना कोई तो रहेगा ही रहेगा। वही अनुच्छेद 223 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अगर जो मेन मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं है तो उनके बजाय कोई और मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा 223 अनुच्छेद के तहत। 224 कहता है कार्यकारी अन्य और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। कहना क्या चाह रहे हैं सर? जैसे 223 में आपने देखा कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनके जगह पर कोई अन्य न्यायाधीश है, वो मुख्य न्यायाधीश का कार्य करेगा। लेकिन कोई अन्य न्यायाधीश नहीं है और कोई ऐसी मतलब स्थिति है जहां न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो उनके बदले अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, कार्यकारी अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 224। ये 223 मुख्य न्यायाधीश के बारे में है और ये बाकी के बारे में, अन्य न्यायाधीश के बारे में। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है सर। चलिए 224 का क्या कह रहा है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अच्छा, कुछ ऐसा कंडीशन आता है कि सेवानिवृत्त जो होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है किसी परिस्थिति में जब आवश्यकता होता है तब। तो ऐसा अनुच्छेद 224 का में बताया गया है कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे उनको कभी समय जरूरत पड़ने पर उनसे अनुमति लेकर के ही आप बुला सकते हैं। तो ऐसा किस में है? ऐसा अनुच्छेद 224 का में है। 225 अनुच्छेद नंबर 225 क्या कह रहा है? अन्य मामलों में हाई कोर्ट को नियम बनाने की शक्ति। कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जहां हाई कोर्ट नियम बना सकती है ना, तो इसी बात का जिक्र है अनुच्छेद 225 में। आप अपना नियम बनाइएगा अन्य मामलों। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 226। जैसे अनुच्छेद आप 32 पढ़ते हैं ना, 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं। कितने प्रकार के रिट है ये हमने 32 अनुच्छेद में आपको बताया है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 भी यही है। 226 हाई कोर्ट रिट जारी करेगा और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जारी कर रहा था। तो 226 जो है सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार पर जारी कर रहा था, लेकिन 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है ये मौलिक अधिकार प्लस कानूनी अधिकार पर भी ये रिट जारी कर सकता है। तो ये 226 याद रखिएगा, रिट जारी करने की हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की शक्ति। कोई दिक्कत हो रही है कहीं से? बिल्कुल चीजें को आसानी समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं सर। चलिए 227 सभी न्यायालय की अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि जो उससे छोटे छोटे न्यायालय हैं उसकी अधीक्षण कर सकता है। यह प्रश्न पूछा गया है बिहार दरोगा में कि हाई कोर्ट को अन्य जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उनके अधीक्षण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो 227 अनुच्छेद के तहत है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए आते हैं 228 निचली न्यायालय से मामले के स्थानांतरण की शक्ति। जैसे
किसी जिला न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, ओके, चलने दीजिए। अगर हाईकोर्ट चाहे कि भैया उसको हम देखें, मतलब वो खुद देखे, तो उसको ट्रांसफर करा के मंगा सकता है अपने यहां। यह अधिकार है हाईकोर्ट को अनुच्छेद 228 के तहत। किसके तहत? 228 के तहत यह अधिकार उनको प्राप्त है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलिए, 230 कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र पर हाईकोर्ट का अधिकार। आपने देखा होगा कि कोई उच्च न्यायालय है, किसी राज्य का उच्च न्यायालय है, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो किसी केंद्र शासित प्रदेश पर भी होता है। समझ रहे हैं आप बातों को? जैसे कोई केंद्र शासित प्रदेश है, उसका अपना हाईकोर्ट नहीं है, तो कोई राज्य वाला हाईकोर्ट जो है वही उसका कार्यभार देखता है। तो यह अनुच्छेद 230 में बताया गया है कि संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश पर हाईकोर्ट का भी अधिकार होगा, है ना? वो अगर कंडीशंस है तब, नियम बना है तब। ये चीज आप ध्यान दीजिए। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, क्या ऐसा संभव है? जैसे बिहार के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, तो क्या ऐसा संभव है कि बिहार और यूपी के लिए एक ही उच्च न्यायालय रहे और काम हो जाए? तो जी हां, ऐसा संभव है। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे भारत में ही, जहां एक उच्च न्यायालय है और दो राज्य। एग्जाम्पल के तौर पर आपने शुरुआती दौर में ही देख लिया होगा, जैसे ही 2014 में आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ तो दोनों के लिए एक ही था, है ना? ऐसे बहुत सारे उच्च न्यायालय हैं अभी वर्तमान में जो आपका दो राज्यों को कवर करते हैं। तो यह 231 में है, ठीक ना? 231 में है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक और आते हैं 233, इंपॉर्टेंट। देखिए 32 छोड़ा गया है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इस वजह से, है ना? कुछ चीजें जो निरस्त हो गई हैं उसको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है आपको। चलिए, अब देखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। किस न्यायाधीशों की नियुक्ति? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 217 में आपने पढ़ा था हाईकोर्ट के न्यायाधीश, यानी कि जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, लेकिन यहां क्या है? डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति, यानी कि जिला न्यायाधीश। जिला में जो देखिए जैसे कि बिहार है, तो बिहार में एक हाईकोर्ट हो गया, बाकी जो 38 जिले हैं तो हर जिले में एक एक न्यायालय है कि नहीं? और उन न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिला के, जिला जज, उनकी नियुक्ति 233 अनुच्छेद के तहत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, यहां तक हो गया। अब अनुच्छेद 234 है। 234 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको छोड़ दिया हूं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा हूं, जो अगर आप चाहेंगे तो मैं 234 भी आपको बता ही दूंगा। चलिए, आते हैं हम लोग 235 पर। 235 क्या कहता है? अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। हाईकोर्ट जो है ना, वो उससे जो भी छोटे न्यायालय हैं उस पर नियंत्रण रहेगा, इनका कंट्रोल रहेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा 235 अनुच्छेद में है कि इनको अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण है ना? अपने छोटे जो भी इनके अंडर में न्यायालय आते हैं उनका नियंत्रण इनके पास रहेगा 235 अनुच्छेद के तहत। 237 जरा जान लीजिए। कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेट पर नियमों का लागू होना। जैसे न्यायालय के लिए कोई नियम बनता है तो वह नियम न्यायालय के बाहर जो मजिस्ट्रेट है, जैसे कि जो जज नहीं है, जैसे एसडीएम है ना, एसडीएम भी एक प्रकार के मजिस्ट्रेट ही होते हैं, तो इन पर भी वो नियम लागू होगा। डीएम भी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, वो भी एक प्रकार के मजिस्ट्रेट हैं, तो उन पर भी ये नियम लागू होगा। जो नियम बनाया जाएगा न्यायालय के लिए वो उन पर भी लागू होगा। इस बात का उल्लेख 237 में है। अब आते हैं हम लोग न्यायालय से निकलते हैं, अब आते हैं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अहम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए, 239 अनुच्छेद की बात कर लें। 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। जैसे आप देखते हैं कि राज्यों का प्रशासन या केंद्र का प्रशासन है ना, मुख्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं केंद्र के लिए, राज्यों के लिए राज्यपाल होते हैं, लेकिन संघ राज्य का प्रशासन किसके द्वारा देखा जाएगा? तो मुख्यतः तो वहां राष्ट्रपति ही रहते हैं, लेकिन उपराज्यपाल के तहत या प्रशासक के तहत उन पर कंट्रोल कराया जाता है।
जैसे सर्वोसर्वा तो अपने राष्ट्रपति हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल, है ना, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक, ऐसे करके होते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, संघ राज्य क्षेत्र जो भी मैं बता रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं यहां से यहां तक, इन सबको अच्छे से समझिएगा, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे। चलिए अब 239 का, संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल या परिषदों का सृजन। अच्छा, आप लोग जानते हैं ना कि राज्य में होता है विधानमंडल, जिसमें विधान परिषद विधानसभा होता है, तो क्या केंद्र शासित प्रदेश में भी ये चीजें हैं? तो जी हां, वही तो 239 का में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में भी, जैसे आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधान परिषद भी है ना, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन हैं जहां विधान परिषद है। तो इनका जिक्र किस अनुच्छेद में है, विधान परिषद या फिर विधानमंडल? विधानमंडल में कौन कौन आता है आप जानते ही हैं, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाता है, तो यह भी आपको ध्यान देना है। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि 239 का अगर चाहे तो वहां परिषद का विसर्जन किया जा सकता है, ना है अलग बात है, लेकिन चाहे तो किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख 239 का में है। 239 का के बारे में जानते हैं, यानी कि का के अंदर जो का है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है, तो इसके संदर्भ में विशेष जो बातें हैं वह 239 का के का में है। 239 का के का में है, ध्यान रखिए। 239 का के ख में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पढ़ते हैं 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, आप 213 पढ़ते हैं राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन उपराज्यपाल अध्यादेश केंद्र शासित प्रदेश में 239 का के ख, या डायरेक्ट आपको लिखा मिल सकता है 239 ख में जारी करते हैं। मुख्य रूप से आपको 239 का के ख में आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है उपराज्यपाल के माध्यम से, उसका उल्लेख है। 240 संघ राज्य क्षेत्र है तो राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति। राष्ट्रपति चाहे तो नियम बना सकते हैं संघ राज्य के लिए, कुछ अन्य नियम, ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को है। 240 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय। अभी आपने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय 124, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214 और संघ राज्य के लिए 241। तीनों एकदम कॉमन है। कैसे याद करना है ध्यान दीजिएगा, अगर 1 2 4 आए, पहले 1 2 4 आए तो केंद्र के लिए न्यायालय जिसको उच्च न्यायालय कह लीजिएगा 1 2 4। अगर 2 1 4 आए तो समझ लिया कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय। 1 2 4 में सुप्रीम कोर्ट यानी केंद्र के लिए, 2 1 4 में राज्य के लिए और 2 4 1 में केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्यायालय। अगर चाहे तो अलग, जैसे दिल्ली का अपना एक अलग ही उच्च न्यायालय है ना, तो यह किस अनुच्छेद के तहत, या मान के चलिए किसी भी केंद्र शासित प्रदेश है वो चाहे अपना अलग उच्च न्यायालय उसको अगर दिया जाना चाहिए तो वह 241, 124, 214 और 241 तीनों रिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितने भी प्रश्न यहां लिखे गए, जितने अनुच्छेद लिखे गए हैं, सबको आपने अच्छे से समझा और सब लगभग इसमें से लगभग 50 से 60% आपको याद हो गए होंगे। एक से दो बार देखेंगे लगभग चीजें आपको याद हो जाएंगी। एग्जाम में जाने से पहले जो आप इसका स्क्रीनशॉट लिए हैं एक बार फिर से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको आप बस एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए ज्यादा वक्त अब ना लेता हूं, वीडियो को समाप्त करता हूं, लेकिन एक चीज मैं और बताऊंगा कि भारतीय संविधान डिटेल क्लास भी मैं करा रहा हूं, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फुल डिटेल क्लास आपको यहां मिल जाएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।